तो हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी? आई होप कि सभी अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो दोस्तों, हमारी सीरीज चल रही थी क्रिमिनोलॉजी एंड पेनोलॉजी। उसका हम एक और क्वेश्चन लेकर के आ गए हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इससे पहले हम अभी 4 से 5 क्वेश्चंस करवा चुके हैं जो क्रिमिनोलॉजी से है, ठीक है। और ये क्वेश्चन है आपका अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए, तो समय ना लेते हुए स्टार्ट करते हैं आज का क्वेश्चन। ये क्वेश्चन मैं आपको बता दूं 10 नंबर में और 20 नंबर दोनों में पूछा जा सकता है, ठीक है। 10 नंबर और 20 नंबर दोनों में पूछा जा सकता है। नोटबुक निकाल लीजिए, पेन रेडी रख लिए और कर लीजिए जल्दी से नोट इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को। चलिए दोस्तों, तो क्वेश्चन है हमारा यहां पर क्रिमिनोलॉजी में डिफरेंशियल एसोसिएशन एडविन सदरलैंड। देखिए, यहां पर क्वेश्चन मैंने बहुत ही शॉर्ट कर दिया है, लेकिन ये इतना क्वेश्चन नहीं है। ये क्वेश्चन कई तरीके से कई प्रकार से पूछा जा सकता है। और अगर मैं इसके ऊपर लेकर के चलूं कि क्वेश्चन कैसे कैसे पूछा जाता है, तो मुझे लग रहा है एक पूरा पेज तो उसके क्वेश्चन 10-12 टाइप से पूछा जा सकता है। मैं आपको यहां पर एक ही चीज सजेस्ट करूंगा कि एडविन सदरलैंड, जहां पर भी आपको एडविन सदरलैंड मिल जाए, ठीक है दोस्तों, किसी भी क्वेश्चन में एडविन सदरलैंड मिल जाए, और ये मिलेगा, समझ लेना कि जो सर ने वो क्वेश्चन करवाया था 3 नंबर का क्वेश्चन क्रिमिनोलॉजी में डिफरेंशियल एसोसिएशन एडविन सदरलैंड, वही क्वेश्चन था। अभी क्वेश्चन यहाँ से कुछ भी नहीं पता चल रहा है इसका कि क्वेश्चन में है क्या, अभी आपके बारे में पता चलेगा, क्योंकि ये क्वेश्चन दिखता कुछ है और है कुछ, लेकिन बहुत ही अच्छा है ये, ठीक है, बहुत ही अच्छा है। आपको बहुत अच्छी जानकारी यहाँ से मिलने वाली है, ठीक है, जो सदरलैंड देंगे। चलिए, तो स्टार्ट करते हैं, रेडी हो जाइए दोस्तों। देखिए उत्तर, क्रिमिनोलॉजी में डिफरेंशियल एसोसिएशन एडविन सदरलैंड 1883 से 1950 द्वारा विकसित एक सिद्धांत है। देखिए, यहाँ पर मैं बता दूं, एडविन सदरलैंड ने एक सिद्धांत बनाया था क्रिमिनोलॉजी के ऊपर। वो सिद्धांत पूछा जाता है, ठीक है। क्या है वो सिद्धांत, वो अभी हम यहाँ पर बताएंगे, और क्या उसकी महत्वता है, इम्पोर्टेंसी तत्व क्या है उसके, ठीक है, और वो कितना कारगर है, उसकी आलोचना किस किस ने की है, क्यों आलोचनात्मक है, उसका प्रभाव क्या है, वो क्यों जरूरी है, ये सारी चीज़ें हम यहाँ पर देखने वाले हैं, ठीक है। चलिए, एक सिद्धांत है जो प्रस्तावित करता है, मतलब कि यह बताता है कि दूसरों के साथ बातचीत के माध्यम से व्यक्ति आपराधिक व्यवहार के मूल्यों, दृष्टिकोण, तकनीकों और उद्देश्यों को सीखते हैं। देखिए, यहाँ पर जो संगति है ना, उसको इन्होंने डिनोट किया है। देखिए, अपराध व्यक्ति जो होता है, देखिए 2 चीज़ मैं आपको बताता हूँ कि एक घर, मतलब कि एक कहानी है। चलिए, यहाँ पर एक मिनट की वो कहानी सुन लीजिए, बहुत ज़रूरी है। देखिए, एक तोता था और मैना थी। उन दोनों के 2 बेबी हुए, मतलब कि 2 तोता हुए। अब जैसे ही वो बेबी हुए, मतलब कि जो तोते थे वो पैदा हुए, उसके कुछ दिनों बाद ही आंधी आ गई। आंधी आने के बाद में जिस पेड़ पर उनका घोंसला था वो पेड़ टूट गया और वो उड़ गए। अब आंधी के साथ में एक तोता तो उड़ करके एक ऐसे ग्रुप के वहाँ पर जा कर के पहुँच गया जहाँ पर सारे अपराधी थे, और एक तोता जो था वो उड़ करके ऐसे ग्रुप में पहुँच गया जो साधु थे, ठीक है। तो बाद में देखा गया कि जो साधुओं में जो तोता पहुँच गया था वो नेकी सीख गया, ठीक है, सबसे बहुत अच्छे से आचार विचार से रहने लगा, अच्छी नेकी सीख गया। लेकिन जो तोता अपराधियों में पहुंच गया था वो गाली गलौज करना, इस तरह की चीज़ें सीख गया। तो बस वही हम कहते हैं कि जन्म से ज़्यादा जरूरी है एनवायरनमेंट, किस एनवायरनमेंट में कौन रहा है। तो क्राइम के लिए भी जरूरी है संगति। अगर संगति में क्रिमिनल लोगों के साथ में तुम रहोगे तो डेफिनेटली तुम क्रिमिनल में बहुत ज़्यादा क्या करोगे, फोकस करोगे, और एक दिन क्राइम जो आप भी क्रिमिनल बन जाओगे। यही कहना है किसका, एडविन सदरलैंड का। अब यही इन्होंने सिद्धांत प्रतिपादित किया है। कैसे किया है उसके बारे में हम देख लेते हैं। सबसे पहला पॉइंट उन्होंने दिया है, ये प्रस्ताव किया है कि जो दूसरों से बातचीत करने के माध्यम से व्यक्ति आपराधिक व्यवहार के मूल्यों, देखिए मूल्यों यहाँ पर जो दिया गया है, मूल्यों का मतलब है वैल्यू,
तो मूल्य क्या होते हैं यहाँ पर मैं आपको बता दूं, एक अलग से एक डेफिनेशन मूल्यों की मैं आपको यहाँ बता दूं जो जरूरी है। देखिए, जिस समाज में हम रहते हैं तो समाज के आसपास के लोग हमारे पीठ पीछे कुछ कहते हैं, या तो हमें अच्छा कहेंगे या बुरा कहेंगे। इसका दूसरा एग्जाम्पल, जब कोई भी समाज में व्यक्ति मर जाता है तो मरने के बाद जो उसके अर्थी में लोग जो शामिल होते हैं दोस्तों, वो कहते हैं अरे यार ये कितना अच्छा व्यक्ति था बेचारा, सबको अच्छा मानता था। और जो बुरा होगा उससे कह रहे हैं यार घंटा ये तो बहुत ही बुरा व्यक्ति था। ठीक है, तो इस तरह से दो कंडीशन हो गई यहाँ पर दोस्तों। तो जो समाज ने किसी को अच्छा कहा वो अच्छा मूल्य उसको दिया, जिसके लिए बुरा कहा उसके लिए बुरा मूल्य दिया। ठीक है, तो मूल्यों की बात यहाँ पर आप समझ चुके होंगे। चलिए, अब मूल्यों के बाद है दृष्टिकोण। देखिए, इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि जिन लोगों के साथ में हम रहेंगे वहीं से दृष्टिकोण भी वैसा सीख जाएंगे। देखिए, अभी अतीक अहमद है, ठीक है, अब कहोगे फिर से वही आ गया, अभी वही चल रहा है करंट में, तो भाई उसी का एग्जांपल देते हैं। देखिए, अतीक अहमद के जितने भी रिश्तेदार थे, साथी थे, जितने भी थे, ठीक है, उसके बच्चे थे, वो सभी उसी जो माइंड था, ठीक है, जो उसका षड्यंत्र माइंड था, उसी से वो प्रभावित हो गए और उसी की तरह बन गए। ठीक है, और एक बात और मैं आपको बता दूं, आपने खुद ने भी नोटिस की होगी दोस्तों कि हम लोग जो हैं वो कहीं पर अगर अच्छी बातें चल रही होंगी तो वहाँ पर हम गौर नहीं करेंगे, और गौर करेंगे भी तो वो बातें समझ में आएंगी नहीं। लेकिन जहाँ पर गलत बातें चल रही होंगी, नेगेटिविटी वाले बातें चल रही, सीधा दिमाग में घुस जाती हैं नहीं। वही चीज़ को इन्होंने क्या किया है, प्रस्तावित किया है, इन्होंने उसी चीज़ पर ये सिद्धांत दिया है। देखिए, आगे है कि विचलन के सीखने के सिद्धांतों के बारे में विभेदक संघ सिद्धांत सबसे अधिक चर्चित है। यह सिद्धांत इस बात पर ध्यान केंद्रित करता है कि व्यक्ति अपराधी बनता कैसे है या फिर बनना कैसे सीखते हैं, लेकिन यह इस बात से संबंधित नहीं है कि वे अपराधी क्यों बनते हैं। ठीक है दोस्तों, अपराधी क्यों बनते हैं इस बात का कोई मैटर नहीं है, और अपराधी क्यों बनते हैं वो तो देखो हमने अभी पढ़ाया था ना, जब अपराध वाला क्वेश्चन कराया था उसमें पढ़ लिया आपने अपराध बनने के कारण क्या होते हैं। लेकिन वो अपराधी बनना कैसे सीखते हैं यही बताया है सदरलैंड ने। ठीक है दोस्तों, एडविन सदरलैंड जी ने। चलिए आगे पढ़ते हैं। देखिए, डिफरेंशियल एसोसिएशन भविष्यवाणी करता है। डिफरेंशियल एसोसिएशन जो सिद्धांत है वही है, जो सदरलैंड का जो सिद्धांत है उसका नाम है डिफरेंशियल एसोसिएशन। ठीक है, चलिए, यह भविष्यवाणी करता है कि एक व्यक्ति आपराधिक पक्ष का चयन करेगा जब कानून तोड़ने के लिए परिभाषाओं का संतुलन कानून पालन करने वालों से अधिक होगा। देखिए, अपराध को कौन तब चुनेगा, कब चुनेगा, कोई भी बच्चा है उसे अरे यार तू कर ले कुछ नहीं होता। ठीक है, जैसे हम हैं, लोग हैं, अभी बाइक लेकर के हम निकलें, अब हमें रहेगा अरे यार लंबा जाना है यार, बाल बेकार हो जाएंगे, क्यों यार हेलमेट लगाना, चलो देखा जाएगा, पुलिस पकड़ लेगी, 100 रुपये दे करके छूट जाएंगे, कौन सी बड़ी बात है, 100 रुपये दे देंगे, छुट्टी होता है नहीं। तो अब क्या है, ना मानने वालों से ज़्यादा जो मतभेद हैं वो उनके हैं जो उनको रूलों को तोड़ते हैं, तो अपराध पनपेगा। आगे यह प्रवृत्ति प्रबल होगी यदि समाज संघ व्यक्ति के जीवन में सक्रिय लोगों को प्रदान करता है। एक व्यक्ति जीवन में जितनी जल्दी एक समूह के भीतर उच्च स्थिति वाले लोगों के प्रभाव में आता है, उतनी अधिक संभावना होती है कि वह व्यक्ति उनके नक्शे कदम पर चलने लगे। यह बात से इनकार नहीं करता कि अपराध के व्यवहारिक उद्देश्य हो सकते हैं। अगर कोई व्यक्ति भूखा है लेकिन उसके पास पैसे नहीं है तो चोरी करने का मन करता है, लेकिन ज़रूरतों और मूल्यों का उपयोग समान है। ज़रूरत और मूल्यों का उपयोग समान है। कुछ हद तक गैर अपराधी और अपराधी दोनों व्यक्ति धन और सामाजिक लाभ की आवश्यकता से प्रेरित हो सकते हैं। देखिए, अब यहाँ पर ये कहा गया है कि कोई व्यक्ति भूखा है और उसके सामने खाना रख दिया जाए तो हो सकता है उस खाने को चुरा ले, लेकिन इसका कंडीशन ये भी हो सकता है ना भी चुराए, क्योंकि जरूरी नहीं है कि वही चुराए। भैया जो भूखा है ना वो भी उस खाने को चुरा सकता है, कहेगा यार भूख तो बाद में लगेगी, बाद में खा लूँगा, चुरा लो। ठीक है, तो उन्होंने कहा है सीखता कैसे, ये भी सीखने का एक कारण हो सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। एडविन सदरलैंड की जो ये थ्योरी है वो आपको कितनी अच्छी लग रही है, क्या इसमें सच्चाई है क्या नहीं है, उसको हमें कमेंट करके बताएं और लाइक कर दें वीडियो को अगर अच्छी लग रही है तो। चलिए आगे देखते हैं। सदरलैंड ने 1919 में डिफरेंशियल एसोसिएशन थ्योरी प्रस्तावित की थी। ध्यान रखना, सदरलैंड ने डिफरेंशियल एसोसिएशन थ्योरी का प्रस्तावित की थी 1939 में, और 1947 में इसे विस्तृत बढ़ाया। प्रारंभ में शुरुआत में उन्होंने अपने सिद्धांत को केवल व्यवस्थित आपराधिक व्यवहार पर लागू किया,
लेकिन बाद में अपने सिद्धांत को विस्तार करते हुए उन्होंने इसे सभी आपराधिक व्यवहार पर लागू किया। सदरलैंड ने आपराधिक व्यवहार के लिए मुख्य रूप से 2 स्पष्टीकरण दिए हैं। नंबर 1 है स्थितिजन्य और दूसरा है आनुवंशिक या ऐतिहासिक। देखिए, पहला अपराध के समय मौजूद स्थिति के आधार पर अपराध की व्याख्या करता है और दूसरा अपराधी के जीवन में अनुभवों के आधार पर अपराध की व्याख्या करता है। उन्होंने स्वयं आपराधिक व्यवहार के अपने सिद्धांत को विकसित करने में दूसरे जो दृष्टिकोण का उपयोग किया है। एक उदाहरण लेते हैं कि यदि कोई भूखा लड़का किसी ढाबे रेस्टोरेंट पर आ जाए और मालिक को अनुपस्थिति पाकर रोटी चुरा ले, तो वो क्या है, ये स्थितिजन्य हो गया। स्थिति ऐसी है उसकी कि उसने चुरा लिया। आगे, इस मामले में लड़का इसलिए नहीं चुराता क्योंकि रेस्टोरेंट का मालिक अनुपस्थित था, वह खुद भूखा था, बल्कि इसलिए कि उसने पहले ही जान लिया था कि चीज़ों को चुराकर अपनी भूख को संतुष्ट किया जा सकता है। इस प्रकार यह स्थिति नहीं है जो किसी व्यक्ति को चोरी करने के लिए प्रेरित करती है, यह उनका सीखा हुआ दृष्टिकोण और विश्वास है। देखिए, जिस व्यक्ति को नहीं पता कि वहाँ से चीज़ चोरी करके अगर हम लेकर के अपनी भूख मिटा सकते हैं, उसने कहीं ना कहीं तो इस चीज़ को देखा होगा, सुना होगा, तभी तो उसे पता चला कि चुरा करके भी हम क्या कर सकते हैं, अपने पेट को भर सकते हैं। ठीक है, आगे है सदरलैंड की मुख्य थीसिस, प्रिंसिपल्स ऑफ क्रिमिनोलॉजी, फिलाडेल्फिया 1947 सॉरी 1947 यह है कि व्यक्ति अपने जीवन में कई धार्मिक और असंगत सामाजिक प्रभावों का सामना करते हैं और कई व्यक्ति आपराधिक मानदंडों के वाहक के संपर्क में आते हैं। मतलब कि आपराधिक जो गतिविधियां होती हैं उनके संपर्क में आ जाते हैं। परिणाम स्वरूप अपराधी वो बन जाते हैं। उन्हें इस प्रक्रिया को डिफरेंशियल एसोसिएशन कहा है। मतलब कि इनका कहने का मतलब यह है दोस्तों कि अब देखिए, मैं ये कह रहा हूँ, एक वकील जो है वो सबसे अच्छा अपराध कर सकता है, क्योंकि वकील अपराधियों में ही रहता है, उसे पता है कहाँ कहाँ वो फंस सकता है, कहाँ कहाँ पर नहीं फंस सकता। ठीक है, तो अब एक वकील जो है एडविन सदरलैंड की ये जो थ्योरी है, इसके अकॉर्डिंग मैं खुद से ये बता रहा हूँ कि उनका नहीं है। ठीक है, और कभी तुम ये कहने लगो वकीलों की बुराई कर रहा, नहीं, वो मैं एक समझाने के लिए कह रहा हूँ। ठीक है, इनकी थ्योरी को थोड़ा सा कस्टमाइज करने की मैं यहाँ पे कोशिश कर रहा हूँ कि एक वकील अच्छा कर सकता है, क्योंकि वकील पूरे दिन रात क्रिमिनलों में ही रहता है। ठीक है, उन्हीं के प्रॉब्लम को सल्यूशन करता है। इसलिए चलिए, सदरलैंड्स के इस थ्योरी के 9 मुख्य बिंदु हैं दोस्तों, और 9 वो मुख्य बिंदु क्या हैं उनको हमें जानना बहुत ही आवश्यक है। चलिए, पहला बिंदु, आपराधिक व्यवहार सीखा जाता है। आपराधिक व्यवहार जो है वो देख करके सीखा जाता है। ठीक है, चलिए, दूसरा है संचार की प्रक्रिया में अन्य व्यक्तियों के साथ बातचीत में आपराधिक व्यवहार सीखा जाता है। कम्युनिकेशन, देखिए कहीं पर अगर 4 लोग की मीटिंग चल रही हो, ठीक है, और वहाँ पर कुछ धार्मिक चीज़ें चल रही हो, अच्छी चीज़ें चल रही हों, ठीक है, तो उसमें लोग ज़रूरी नहीं है कि वहाँ पर वो ध्यान दे। लेकिन कहीं पर अगर क्रिमिनल वाली जो कंडीशन चल रही होगी ना, नेगेटिविटी वाली, ओ हो, उसने उसका मर्डर कर दिया भाई, ये कर दिया, उसने उस लड़की के साथ में ये कर दिया, उस लड़के ने उससे मोबाइल उससे ऐसे छीन लिया, ओहो, तुरंत माइंड एकदम एक्टिव हो जाता है और उन चीज़ों को सीख जाते हैं। ठीक है, चलिए आगे है, आपराधिक व्यवहार सीखने का मुख्य भाग अंतरंग व्यक्तिगत समूहों के भीतर होता है। मतलब कि जो व्यक्तियों के अंदर होता है। ठीक है चौथा पॉइंट है, जब आपराधिक व्यवहार सीखा जाता है तो सीखने में अपराध करने की तकनीकें शामिल होती हैं, जो कभी कभी बहुत जटिल होती हैं, कभी कभी सरल होती हैं, और उद्देश्यों, ड्राइव, युक्तिकरण और दृष्टिकोण की विशिष्ट दिशा होती हैं। देखिए, जब हम बातें सुन रहे होते हैं लोगों की कि उसने चोरी की, तो केवल देखिए, जैसे हमने, अरे यार चलो यहाँ पे आओ दोस्तों, मैं तुम्हें एक बात बताऊँ, यार उसने बैंक तोड़ दिया और पैसे लेकर के भाग गया 2 करोड़। अब तुम सबके दिमाग में चलेगा, अच्छा वो तो भागे, ये बता उसने चोरी की कैसे? यार पता नहीं क्यों पूछते हैं ऐसा लोग, क्यों उनके माइंड में आता है, तुम्हें करनी है क्या? उसके बाद में मैं तो तुमसे ये कहूँगा, अगर मैंने तुम्हें खबर बता दी, ठीक है, अब ये ज़रूरी बताना है तो उसने कैसे की, चाहे ताकि तुम भी कर लो। लेकिन नहीं, वो क्यूरियस हो जाते हैं, जिज्ञासु, पूछते हैं यार कैसे किया उसने, बता तो दे हमें। तो यहाँ पर क्या सीख जाते हैं, ट्रिक सीख जाते हैं। तो और एक युक्तिकरण
युक्तिकरण जो होता है वो यही होता है कि दूसरों की बातों को सुन करके, जो उन्होंने प्लानिंग कभी की थी उसको सुन करके उसको अपने अंदर उतार लेना। अच्छा बेटा, समय आएगा तो हम भी ऐसा ही कर देंगे। चलिए 5वें पॉइंट की तरफ चलते हैं। देखिए उद्देश्यों और ड्राइव की दिशा में। ड्राइव, देखिए ड्राइव कहते हैं प्रेरणा को, यहाँ पर ड्राइव का मतलब है प्रेरणा, ठीक है, ध्यान रखना, प्रेरणा से मोटिवेशन। तो उद्देश्य और ड्राइव मतलब प्रेरणा की विशिष्ट दिशा कानूनी कोड की परिभाषाओं से अनुकूल या प्रतिकूल के रूप में सीखी जाती है। देखिए मैंने अपने जीवन में कभी भी, मेरा सामना ऐसा नहीं हुआ है कि मैं कभी हेलमेट के बिना जा रहा हूँ या नहीं जा रहा हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं कभी गया नहीं हूँ, मैं गया हूँ, ईमानदारी से बता रहा हूँ, मैं बिना हेलमेट के भी गया हूँ और हेलमेट के, लेकिन कभी भी मेरा सामना ऐसी कंडीशन से नहीं हुआ कि मैं बिना हेलमेट के कहीं पकड़ा गया हूँ। और हालांकि एक बार हेलमेट से मैं पकड़ा गया, मैंने चालान भर दिया था, मैं नहीं था एक्चुअली, मेरे बुआ का लड़का साथ था, उससे मैं बोल रहा था हेलमेट ले, लेकिन पकड़ा गया, ठीक है, उससे 300 रुपये का चालान लगा दिया था उसने, चलो कोई बात नहीं। लेकिन मेरे जीवन में कभी भी मैंने ऐसा नहीं देखा है कि किसी को हेलमेट के बिना पकड़े जाओ, उसको 100 रुपये दो निकल जाओ, मेरे साथ ऐसा कभी नहीं हुआ है, ठीक है, लेकिन लोगों ने मुझे बताया है, ठीक है। तो अब मैं भी इस धारणा को अपना सा, अरे यार चलो 100 रुपये हम भी दे देंगे, हम भी निकल जाएंगे, ठीक है। तो और ये होता भी है, ये सच भी है, ठीक है, ये सब चीज़ मेरे साथ में नहीं हुआ है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि सच है, सच नहीं है, ये सच है, ऐसा होता भी है। तो यहाँ पर क्या है, हम जब ये कंडीशन है, इसमें क्या होता है कि अब हमें प्रेरणा मिल जाती है, भले ही नेगेटिव है लेकिन प्रेरणा तो मिल गई कि चलो बेटा पकड़े गए तो कभी इमरजेंसी में ऐसे 100 रुपये दे करके हम छूट जाएंगे, ठीक है। चलिए तो आगे है कि कानून के उल्लंघन के लिए प्रतिकूल परिभाषाओं का, पर कानून के उल्लंघन के अनुकूल परिभाषाओं की अधिकता के कारण एक व्यक्ति अपराधी हो जाता है। मतलब कि कानून से अगर तुम अपराध करते हो तो लोग तुम्हें बचने के फायदे सुनाएंगे, मरने के नहीं। किसी ने मर्डर किया तो उसे फांसी हो जाएगी, उम्र कैद हो जाएगी, केवल एक ही अपोजिट में इसका रिप्लाई है। लेकिन अगर उसके बचाव में, अरे यार ऐसे बच जाते हैं कुछ लोग, कुछ दिन जाते हैं पैरोल पर आ जाते हैं, 2-4 साल सजा काटते हैं, फिर अपने घर आ जाते हैं, ये कर देते हैं, कुछ नहीं होता, मरने के बाद भी नहीं होता। उसके अपोजिट में बहुत सारी धारणाएं हैं, ठीक है। चलिए तो मतलब प्रतिकूल तो नहीं है, मतलब कि उसके अनुकूल तो कम धारणाएं होती, प्रतिकूल बहुत धारणाएं हो जाती हैं। कानून को तोड़ने की प्रतिकूल धारणाएं बहुत है, अनुकूल कम है, इसका भी असर पड़ता है। आगे है विभेदक संबंध, आवर्ती अवधि, प्राथमिकता और तीव्रता में भिन्न हो सकते हैं। देखिए कोई भी है सीखने की जो कंडीशन है, ठीक है, वो जो पुनः दोबारा का प्रयास करके, जैसे हमने कोई काम किया, जैसे अभी मैंने हेलमेट वाला वो एग्जाम्पल बताया था, एक बार में पकड़े के 100 रुपये देकर छूट गए, तो फिर सोचा रहा है यार अब तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, अब तो कहीं भी सीख जाएंगे, क्योंकि ये आ गया, किस में आ गया, ये आ गया दोस्तों, किस में आ गया, ये आ गया आवृत्ति में, ठीक है। चलिए आगे है आपराधिक और आपराधिक विरोधी पैटर्न के साथ मिलकर आपराधिक व्यवहार सीखने की प्रक्रिया में वे सभी तंत्र शामिल हैं जो किसी अन्य सीखने में शामिल है, ठीक है। देखिए कोई सी भी मूवी ले लीजिए, एक मूवी ले लीजिए, मूवी बहुत सारी मूवी ऐसी हैं, जैसे धूम 2 है, धूम 3 है, उसमें अपराधी को सजा मिली ही नहीं है, वो अपराध करते हैं और बच निकलते हैं। तो ये भी एक कंडीशन है कि सदरलैंड की जो ये थ्योरी है उसको बढ़ावा मिल रहा है, और उसका मतलब यही है 8वां, ठीक है। चलिए आगे है, जबकि आपराधिक व्यवहार सामान्य जरूरतों और मूल्यों की अभिव्यक्ति है और उन जरूरतों को और मूल्यों द्वारा समझाया नहीं गया है, क्योंकि गैर आपराधिक व्यवहार समान जरूरतों और मूल्यों की अभिव्यक्ति होती है। चलिए आगे है, ये तो आपने 9 पॉइंट समझ लिए, उनकी थ्योरी किसके बेसों पर काम करती है, उसके आधार क्या है, तत्व क्या है, ये थे। आगे है, तो दोस्तों अब 9 पॉइंट हमने उनके जो मुख्य बिंदु थे वो हमने पढ़ लिए हैं, सीख लिए हैं। अब चलते हैं आगे। देखिए अंतर संघ सिद्धांत का, देखिए हिंदी में कहते हैं जो डिफरेंशियल है ना, उसको अंतर संघ सिद्धांत कहते हैं, का एक महत्वपूर्ण गुण बातचीत की आवृत्ति और तीव्रता है। एक व्यक्ति किसी विशेष परिभाषा के संपर्क में कितना समय लेता है और किस बिंदु पर बातचीत शुरू हुई, दोनों ही आपराधिक गतिविधि की व्याख्या करने के लिए महत्वपूर्ण है। आपराधिक व्यवहार सीखने की प्रक्रिया वास्तव में किसी अन्य प्रकार के व्यवहार को सीखने में शामिल प्रक्रिया से अलग नहीं है।
सदरलैंड का कहना है कि व्यवहार के गैर मानक तरीकों को प्राप्त करने से जुड़ी कोई अनूठी सीखने की प्रक्रिया नहीं। मतलब कि सदरलैंड ये कहते हैं कि व्यवहार के गैर मानक तरीकों को, व्यवहार के अलावा कोई और मान्य ऐसे तरीके नहीं हैं, व्यवहार के अलावा नहीं है जिनसे, ना ही व्यवहार के अलावा कोई ऐसी कोई प्रक्रिया है जिससे अपराध सीखा जा सके। केवल व्यवहार ही है और व्यवहार में हम दूसरों के आते हैं, बस वही है। बातचीत करने से, बातचीत से, कम्युनिकेशन से, देख करके, किसी भी तरह से व्यवहार में। ठीक है, चलिए इस सिद्धांत का एक बहुत ही अनोखा पहलू यह है कि यह केवल किशोर अपराध और निम्न वर्ग के व्यक्तियों द्वारा किए गए अपराध की व्याख्या करने के लिए काम करता है। चूंकि अपराध को सीखे हुए व्यवहार के रूप में समझा जाता है, सिद्धांत सफेदपोश, कॉर्पोरेट और संगठित अपराध पर भी यह लागू होता है। देखिए, अब सफेदपोश अपराध के लिए अब मैंने उसमें नहीं था, अपराध वाले क्वेश्चन में मैं यहाँ से बता देता हूँ सफेदपोश अपराध कैसा होता है। देखिए, जो लोग, मतलब कि वो व्यावसायिक लोग जिनका व्यवसाय ऐसा होता है कि उनके सफ़ेद कोड होती है ड्रेस की, जैसे कि नेता हो गए और डॉक्टर हो गए और वकील भी हम कह सकते हैं। ठीक है, तो ये जितने भी लोग हैं जो सफ़ेद कपड़े पहनते हैं, सफ़ेद पोश, और वो अपराध करते हैं तो उनको सफ़ेद पोश अपराध कहा जाता है। ध्यान रखना, क्वेश्चन ये इंपॉर्टेंट है। दूसरा है कॉर्पोरेट, मतलब जितने भी बिजनेसमैन होते हैं, और संगठित अपराध जो संघ के साथ में किए जाते हैं, ग्रुप के साथ में किए जाते हैं। एक बहुत बड़ा संगठन होता है, वो साथ मिल करके करता है। ठीक है, तो उसको संगठित अपराध कह सकते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे चलते हैं। 1955 में 176 स्कूली बच्चों, जिनमें 126 लड़के और 50 लड़कियों के अपने अध्ययन के आधार पर जेम्स शॉर्ट जूनियर द्वारा सदरलैंड के सिद्धांत का समर्थन किया गया था। मतलब कि इनका जो सिद्धांत है ये सही है या नहीं, इसकी जांच परख करने के लिए जेम्स शॉर्ट जूनियर ने एक क्या किया था, एक ऑब्जर्वेशन किया था, एक प्रैक्टिकल किया था, जिसमें एक स्कूल के 176 बच्चे लिए, जिनमें से 126 लड़के थे और 50 लड़कियां थी, और बिल्कुल इन्हीं की जो इनका जो थ्योरी थी उसको उन पर अप्लाई किया, और बाद में जो रिजल्ट आया वो बिल्कुल सदरलैंड के ही जो थ्योरी थी उसी के अनुकूल आया था। ठीक है, तो ध्यान रखना इस बात को। चलिए आगे है, इम्पोर्टेंट है मूल, मतलब कि महत्व। अब हम चलते हैं सदरलैंड के थ्योरी के महत्व, मूल। देखिए, इससे पहले कि सदरलैंड ने अलग अलग संघों के अपने सिद्धांत को पेश किया, आपराधिक व्यवहार के लिए स्पष्टीकरण विविध और असंगत थे। उसे एक कमजोरी के रूप में देखते हुए कानून के प्रोफेसर जेरोम माइकल और दार्शनिक मॉन्टियर जे एडलर ने इस क्षेत्र की एक आलोचना प्रकाशित की, जिसमें यह तर्क दिया गया कि अपराध विज्ञान के आपराधिक गतिविधियों के लिए वैज्ञानिक रूप से समर्थित सिद्धांतों का निर्माण नहीं किया है। सदरलैंड ने इसे हथियारों के आह्वान के रूप में देखा और विभेदक सहचर्य सिद्धांत को विकसित करने के लिए कठोर वैज्ञानिक तरीकों का इस्तेमाल किया। सदरलैंड की सोच शिकागो स्कूल ऑफ सोशियोलॉजिस्ट से प्रभावित थी। विशेष रूप से इन्होंने 3 स्रोतों से संकेत लिया, शॉ और मैके का काम, जिसने शिकागो में अपराध को भौगोलिक रूप से वितरित करने के तरीकों की जांच की, सेलिन विर्थ और स्वयं सदरलैंड का काम, जिसने पाया कि आधुनिक समाजों में अपराध विभिन्न संस्कृतियों के बीच संघर्ष का परिणाम था, और पेशेवर चोरों का पर सदरलैंड का अपना कार्य है, जिसमें पाया गया कि पेशेवर चोर बनने के लिए व्यक्ति को पेशेवर चोरों के एक समूह का सदस्य बनना चाहिए, उनसे सीखना चाहिए। ठीक है दोस्तों, ये थी इसकी इम्पोर्टेंट, मतलब कि कुछ लोगों ने उसकी आलोचना की, किसने, दार्शनिक मॉन्टेनियर और जे एडलर और प्रोफेसर जेरोम माइकल ने, कि यार ऐसा हो सकता है नहीं, लेकिन फिर उसने कहा अच्छा अब मैं इसको और अच्छे तरीके से प्रूव करके दिखाऊंगा। फिर उन्होंने बाद में लास्ट में ये कह दिया, भैया एक पेशेवर चोर बनने के लिए ज़रूरी है कि वो चोरों को ग्रुप का एक सदस्य होना चाहिए। आपने कभी भी देखा होगा जो गैंग, मतलब कि जो अपराधी गैंग होती है ना, ठीक है, मूवियों में देखते हो तुम, ठीक है,
ये गैंग है हमारा, ठीक है, जो कहते हैं कि भाई इनका जो अपराध की दुनिया से बहुत बड़ा संबंध है, अपराध के ये बादशाह हैं। तो वो क्या होता है, उनमें से ही जब वो मर जाता है तो उसी में से ग्रुप में से कोई एक व्यक्ति उसका गैंग का क्या बन जाता है, मालिक बन जाता है। ठीक है, तो वही थ्योरी इन्होंने दी थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए सदरलैंड ने शुरुआत में 1939 में अपनी पुस्तक प्रिंसिपल्स ऑफ क्रिमिनोलॉजी के तीसरे संस्करण में अपने सिद्धांत को रेखांकित किया। इसके बाद उन्होंने 1947 में पुस्तक के एक चौथे संस्करण के लिए सिद्धांत को संशोधित किया। तब से अंतरसंघ सिद्धांत अपराध विज्ञान के क्षेत्र में लोकप्रिय बना हुआ है, मतलब कि 1947 तक दोस्तों, अभी तक, और इसने बहुत सारे शोधों को जन्म दिया है। सिद्धांतों के निरंतर प्रासंगिकता के कारणों में से एक किशोर अपराध के से लेकर सफेदपोश अपराध तक सभी प्रकार की आपराधिक गतिविधियों की व्याख्या करने की इसकी व्यापक क्षमता है। किसकी क्षमता है? सदरलैंड की थ्योरी की। ठीक है, चलिए ये तो हो गई सदरलैंड की थ्योरी। अब चलते हैं आलोचना के ऊपर। इम्पोर्टेंट रहेगा कि जो अभी तक हमने चीज़ें सीखी हैं वो सारी हम अच्छी हैं। ठीक है, हमने जान लिया कि हाँ अपराध सीखा जाता है, कैसे सीखा जाता है। ठीक है, ये सीख लिया। अब है उसकी आलोचना। क्या ये जो चीज़ें सदरलैंड ने बताई हैं, ठीक है, थ्योरेटिकल बताई हैं, ये क्या सही में बिल्कुल 100% कार्य करती हैं या कुछ % नहीं? देखिए 100% आज तक जीवन में कोई ऐसा सिद्धांत नहीं बना है जो काम करता हो। कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत उसमें कमी रह जाती है। ठीक है, चलिए तो उसी को कहते हैं आलोचना, जो कमी रह जाती है। अब उस आलोचना को पढ़ते हैं। देखिए डिफरेंशियल एसोसिएशन सिद्धांत अपराध विज्ञान के क्षेत्र में एक गेम चेंजर था। हालांकि व्यक्तिगत मतभेदों को ध्यान में रखने में विफल रहने के लिए सिद्धांत की आलोचना की गई है। व्यक्तित्व लक्षण किसी के पर्यावरण के साथ बातचीत कर सकते हैं ताकि ऐसे परिणाम तैयार किए जा सकें जो विभेदक संघ सिद्धांत की व्याख्या नहीं कर पाते। उदाहरण के लिए लोग यह सुनिश्चित करने के लिए अपने पर्यावरण को बदल सकते हैं कि यह उनके दृष्टिकोण के अनुकूल हो। वो उन प्रभावों से भी घिरे हो सकते हैं जो आपराधिक गतिविधियों के मूल्य का समर्थन नहीं करते हैं और वैसे भी अपराधी बनकर विद्रोह करना चुनते हैं। लोग स्वतंत्र व्यक्तिगत रूप से प्रेरित प्राणी हैं। नतीजतन वे अलग अलग एसोसिएशन की भविष्यवाणी के तरीकों से अपराधी बनना नहीं सीख सकते। देखो यहाँ पर भी बात अच्छी कही गई है क्या नहीं? चलिए, जबकि व्यक्तियों के मित्रों और परिवार के सदस्यों द्वारा प्रदान की गई परिभाषाओं से सबसे अधिक प्रभावित होने की संभावना है। सीखने की प्रक्रिया स्कूल मीडिया के माध्यम से भी हो सकती है। उदाहरण के लिए मीडिया अक्सर अपराधियों का रोमांटिककरण करता है। यदि कोई व्यक्ति माफिया सरगना की कहानियों का समर्थन करता है, जैसे कि टीवी शो द सोप्रानोस, द गॉडफादर फिल्म्स, तो इस मीडिया के देखिए यहाँ पर एक एग्जाम्पल मैं बता दूं। ये तो विदेशों के हैं। एक अपना एग्जाम्पल बता दूं यहाँ पर। जैसे गब्बर सिंह नचाना चाहता था किसको? बसंती को। तो रोमांटिककरण उसको दिखाया गया। जितने भी आप देखोगे ना, जो गुंडे और जो मूवियों में देखोगे, सबका नालायकों का एक ही होता है, लड़की टारगेट, पैसा टारगेट, सब कुछ। मतलब कि वो इतने अच्छे अय्याश और वो दिखाए जाते हैं। क्या होता है, एक हीरो होता है, वो पूरी फिल्म में संघर्ष करता रहता है कि लड़की मुझे कम मिलेगी, तब तक पूरी मूवी में जो विलन होता है वो मजे लेता रहता है होता है नहीं? ठीक है, तो इसीलिए तो अब आगे चलिए, यहाँ पर आप समझ गए होंगे। तो मीडिया के संपर्क में आने से व्यक्तियों के सीखने पर असर पड़ सकता है, क्योंकि इसमें कुछ संदेश शामिल हैं जो कानून तोड़ने का समर्थन करते हैं। यदि कोई व्यक्ति उन संदेशों पर ध्यान केंद्रित करता है तो वे आपराधिक व्यवहार में शामिल होने के लिए एक व्यक्ति की पसंद में योगदान कर सकते हैं। और बिल्कुल सही भी है। देखो न जाने कितनी मूवियों को देख करके लोग डॉन बन गए, नहीं बन गए? चलिए आगे चलते हैं। इसके अलावा भले ही किसी व्यक्ति का अपराध करने का झुकाव हो, उसके पास ऐसा करने के लिए आवश्यक कौशल होना चाहिए। ये कौशल सीखने के लिए जटिल और अधिक चुनौतीपूर्ण हो सकते हैं, जैसे कि कंप्यूटर हैकिंग में शामिल या अधिक आसानी से सुलभ, जैसे दुकानों के सामान चोरी करना। इट मीन्स उन्होंने कहा है कि किसी को देख करके इतनी ज़रूरी भी नहीं है कि ये सारी चीज़ें सीख पाएँ। किसी को देख करके हम कंप्यूटर हैकिंग नहीं सीख सकते। कोई अनपढ़ व्यक्ति है, अगर किसी के साथ में देख कर कंप्यूटर हैकिंग नहीं सीख सकता पूर्ण तरीके से, ये उन्होंने कहा। चलिए आगे। हालांकि सदरलैंड के सिद्धांत पर शेल्डन ग्लूक, मॉबेट एलियट, रॉबर्ट कैल्डवेल, डोलान कैरेसी
पॉल टप्पन, जॉर्ज वायर्ड, हर्बर्ट बलोच, जेफरी क्लॉरेंस, डैनियल ग्लेसर और अन्य जैसे कई विद्वानों ने हमला किया है। मतलब ये सब आलोचक हैं। प्रमुख आलोचना यह थी कि अनुभवजन्य रूप से सिद्धांतों का परीक्षण करना और संबंधों की संबद्धता, प्राथमिक तीव्रता, अधिक अवधि और आवर्ती को मापना कठिन होता है। ठीक है दोस्तों, इनका कहने का मतलब यह है कि जब कोई व्यक्ति किसी संगठन के साथ में रहता है तो उसके पूर्ण कौशल को समझना और उस पर चलना जरूरी नहीं है कि वो ये करने में कामयाबी हो, क्योंकि इसके लिए उसे बहुत अधिक अवधि चाहिए, इसके लिए आवर्ती भी कितनी होती है, तीव्रता चाहिए, बहुत सारी कंडीशन है, तो उनको मापना बहुत कठिन हो जाता है। ठीक है, चलिए पॉल टप्पन, देखिए यहाँ पर भी पढ़ा था ना ऊपर, पॉल टप्पन 1947 के अनुसार। देखिए वैसे तो यहाँ पर एग्जाम्पल बहुत थे, लेकिन कुछ ही जाने माने जो बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल वो ही हमने लिए हैं। टप्पल के अनुसार 1947 टप्पल के अनुसार देखिए, सदरलैंड ने व्यक्तित्व की भूमिका या अपराध में जैविक और मनोवैज्ञानिक कारकों की भूमिका की उपेक्षा की। मतलब कि उसने जैविक कारणों को और मनोवैज्ञानिक कारकों को नहीं माना है। सदरलैंड ने इन कारकों को पूरी तरह से अधीनस्थ स्थिति में पहुंचा दिया है। उन्होंने कहा है कि व्यक्तिगत मतभेद के कारण अपराध का कारण बनते हैं, क्योंकि वो अंतर संघ को प्रभावित करते हैं, लेकिन व्यक्ति आनुवंशिक और पर्यावरण के एक अद्वितीय संयोजन के रूप में समूह से एक अलग वास्तविकता है। ठीक है दोस्तों, चलिए मतलब कि आनुवंशिकी और पर्यावरण उसको इन्होंने कुछ हद तक कम कर दिया है। आगे है, इसलिए सदरलैंड के विवाद के विरोध में कोई यह तर्क दे सकता है कि विभेदक संघ केवल अपराध का कारण बनता है, क्योंकि यह व्यक्तिगत मतभेदों को अभिव्यक्ति देता है। जॉर्ज वायर्ड 1958 ने कहा था कि सदरलैंड ने आपराधिकता में द्वितीयक संपर्क और औपचारिक समूह की भूमिका की उपेक्षा की है। मतलब कि पहला तो उन्होंने बता दिया, लेकिन दूसरी जो कंडीशन होती है उसको उन्होंने नहीं माना। चलिए आगे चलते हैं। आगे है क्लेरेंज रे जेफरी, CF जॉनसन 1978 का मानना है कि सदरलैंड का सिद्धांत अपराधिकता की उत्पत्ति की व्याख्या करने में विफल रहता है। ये कहते हैं कि उन्होंने अच्छी व्याख्या नहीं की है कि अपराध ऐसे होता है, क्योंकि किसी और से सीखे जाने से पहले अपराधिकता का अस्तित्व होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, डैनियल ग्लेसर अमेरिकन जर्नल ऑफ सोशियोलॉजिस्ट मार्च 1956 ने सदरलैंड के सिद्धांत को थोड़ा संशोधित किया ताकि यह समझाया जा सके कि कोई व्यक्ति अपराध किससे सीखता है। उन्होंने इस नए सिद्धांत को विभेदक पहचान सिद्धांत कहा और कहा कि एक व्यक्ति उस हद तक आपराधिक व्यवहार करता है वह स्वयं को वास्तविक या काल्पनिक व्यक्तियों के साथ पहचानता है, जिनके दृष्टिकोण से उसका आपराधिक व्यवहार स्वीकार्य लगता है। उन्होंने आगे यह भी कहा कि अलग अलग एसोसिएशन के सिद्धांत में लगातार समस्याओं में से एक स्पष्टतः तथ्य था कि आपराधिकता के संपर्क में हर कोई आपराधिक पैटर्न को अपनाता या उसका पालन नहीं कर सकता। देखिए सदरलैंड ने ये कहा था कि जो अपराधी के उसमें आएगा वो उसी के पैटर्न को अपनाएगा। इन्होंने मना कर दिया, जरूरी नहीं है कि सभी के सभी लोग हैं वो आपराधिक पैटर्न को ही अपनाएं। इसलिए संघ की प्रकृति या गुणवत्ता में क्या अंतर है कि मामले में यह एक व्यक्ति को एक समूह के व्यवहार को स्वीकार करने की ओर ले जाता है, लेकिन दूसरे मामले में यह केवल एक व्यक्ति को परिचित कराता है। ठीक है दोस्तों, चलिए समूह के व्यवहार की विशेषता की स्वीकृति। देखिए इसका उत्तर उन व्यक्तियों के चुनाव में मिलता है जिनके साथ एक व्यक्ति अपनी पहचान रखता है और जो उनके व्यवहार के लिए आदर्श के रूप में काम करते हैं। इट मीन्स जैसे आपने मूवियों में देखा होगा कि लोग मतलब कि जो वैसे छोटे मोटे हीरो होते हैं वो चाहते हैं ओह मैं उसका आदमी हूँ और जल्दी से हफ्ता दे दे, मैं उसका आदमी हूँ, मैं ये कर दूंगा। तो उस कंडीशन में ये कही गई है। ठीक है बात, चलिए आगे है। निष्कर्ष यह निकाला जा सकता है कि हालांकि सदरलैंड के सिद्धांत में कुछ गंभीर कमजोरियां हैं माना, लेकिन उनमें कुछ खूबियां भी हैं जो निम्नलिखित पर ध्यान आकर्षित करती है। सबसे पहला, सामाजिक कारण का महत्व। देखिए किसी भी आपराधिक प्रक्रिया में सामाजिक कारण बहुत महत्व रखता है। दूसरा है आपराधिक व्यवहार सीखने की प्रक्रिया और कानूनी व्यवहार प्रक्रिया सीखने की प्रक्रिया के बीच में समानता होना। दूसरा है तथ्य यह है कि आपराधिकता को व्यक्तित्व के गलत समायोजन के संदर्भ में पूरी तरह से समझाया नहीं जा सकता।
ठीक है दोस्तों, तो ये थे हमारे सदरलैंड और उनकी थ्योरी डिफरेंशियल ऑफ एसोसिएशन। इंपॉर्टेंट है, 20 नंबर और 10 नंबर कहीं भी दी जा सकती है। तो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन होता है समाप्त। वीडियो को कर दीजिए लाइक, कमेंट कर दीजिए कहीं पर आपको कोई, आप भी अगर इसको समर्थन में है या आलोचक हैं तो जो भी आपको लगता है वो कमेंट करके हमें बताइए। ठीक है दोस्तों, और जिन लोगों ने हमें सब्सक्राइब कर रखा है उनका तहे दिल से धन्यवाद। जो नए दोस्त हैं देख रहे हैं वो सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, सी यू दोस्तों।